हेलो एवरीवन। सो आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये एक चैप्टर है आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है बायो की, उसमें ह्यूमन फिजियो का पार्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो चीज से मिलके बना है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड हैं उनको कैसे हमारी बॉडी सर्कुलेट करती है ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में फ्लूइड्स कौन कौन से हैं। तो फ्लूइड्स क्या होते हैं बच्चों? फ्लूइड वो चीज है जिसकी टेंडेंसी है टू फ्लो। टेंडेंसी टू फ्लो, जो चीज बह सकती है वो हमारे फ्लूइड है। तो एक ह्यूमन बॉडी में दो तरीके के ऐसे फ्लूइड हैं। एक है हमारे पास ब्लड और दूसरा है हमारे पास लिम्फ। ठीक है, फिर मैं अगर सर्कुलेशन की बात करूं तो सर्कुलेशन क्या है? वो ऑर्गन्स या वो ऑर्गन सिस्टम जो इन फ्लूइड्स को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो जो हमारे पास सर्कुलेशन में मेन मेजर रोल जिनका है वो है हमारा प्यारा सा हार्ट और दूसरी है हमारी ब्लड वेसल्स। तो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो तीन टाइप की हैं। एक है हमारी आर्टरी, एक है हमारी वेन और लास्ट है हमारी कैपिलरी। तो फिर मैं अगर बात करूं ब्लड की, तो हमारा जो ब्लड है वो एग्जैक्टली क्या है? हमारा ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। और आपने कई तरीके के और कनेक्टिव टिश्यू पढ़े होंगे जैसे बोन, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। ये कुछ एग्जांपल्स है कनेक्टिव टिश्यू के। तो एज द नेम सजेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करते हैं। आपको पता है बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कार्टिलेज है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन है वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट भी। बट ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। बट जो हमारा ब्लड है वो हमारा फ्लूइड प्लस सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे स्टैटिक हैं, ये जहां पर हैं वहीं पर हैं। बट हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। तो अगर कोई डेफिनेशन पूछे ब्लड की तो ब्लड की डेफिनेशन होगी इट इज द सर्कुलेटिंग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ बॉडी। फिर मैं अगर कंपोजिशन की बात करूं तो ब्लड की कंपोजिशन है, एक है हमारे पास प्लाज्मा और दूसरे हैं हमारे पास फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जो हमारी प्लाज्मा है वो ब्लड का टोटल 55% होता है और जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो ब्लड के टोटल 45% होता है। तो जो ये 55% है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास? इसमें सबसे पहले हमारे पास वाटर होता है। वो वाटर होता है 91 टू 92%। अब आप ये बोलेंगे कि सर ये क्या बात हुई कि 55% में से 92 91 कैसे हुआ? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या है कि ये जैसे प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 100 थे, इस 100 में से 55% ये निकल गया और 45% ये निकल गया। अब इस 55% की जो कंपोजिशन है उसमें 91 टू 92% वाटर है और फिर इसमें कुछ आयंस हैं जिनकी कंसंट्रेशन है 0.5 टू 1%।
और फिर इसमें हमारे कुछ प्रोटीन्स हैं जिसमें हम वो प्रोटीन अभी आगे पढ़ते हैं। तो मैं जैसे बात कर रहा था प्रोटीन की, तो हमारे 3 टाइप के प्रोटीन है इसमें। फर्स्ट है हमारा एल्ब्यूमिन, सेकंड है हमारा ग्लोबुलिन, और थर्ड है हमारा फिब्रिनोजन। तो इनकी हम बात करें तो जो हमारा एल्ब्यूमिन है, इसका फंक्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेनेंस। तो ये इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके क्या करता है, जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, उसको भी मेंटेन करता है। आपको पता होगा ब्लड प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर exerted on walls of blood vessels by blood। जो अंदर ब्लड बह रहा है वो कितने प्रेशर से जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर डाल रहा है, वो हमारा बेसिकली ब्लड प्रेशर होता है। तो एल्ब्यूमिन किस तरीके से ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है ब्लड वेसल्स में, इसके बारे में बात करते हैं। तो एल्ब्यूमिन एक टाइप का प्रोटीन है, जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको। तो जो ये प्रोटीन है, ये एक तरीके का ओस्मोलाइटिक होता है। ओस्मोलाइटिक क्या है, वो जितने भी सब्सटेंसेस जिनकी टेंडेंसी है कि वो वाटर को विद इन होल्ड करके रखें, वाटर होल्ड, जो वाटर को अपने अंदर होल्ड करके रखेंगे, वो जितने भी चीजें हैं वो हमारी ओस्मोलाइटिक हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है जो ओस्मोलाइटिक हैं। उसके एग्जाम्पल हमारे पास यूरिया, ग्लूकोज और आयंस, और हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स। जैसे मैंने बताया कि एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है, तो एल्ब्यूमिन का यहाँ पे हमने फंक्शन पढ़ा। और अगर मैं बात करूं कि इसके अमाउंट की, तो एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट इन अमाउंट। ग्लोबुलिन इंटरमीडिएट अमाउंट में रहता है अपना, और फिब्रिनोजन सबसे कम होता है, लोवेस्ट। आगे हम बात करते हैं ग्लोबुलिन की। तो जैसे आपने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज हमारी कहाँ से आती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन से। तो इसमें जैसे वर्ड आ रहा है ग्लोबुलिन, तो ये जो ग्लोबुलिन है यही है ये एग्जैक्टली जब ये ग्लोबुलिन एक्ट करते हैं इम्यूनिटी में, तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो कुछ ऐसे हैं, IgG, IgM, IgE, IgA एंड IgD। ये हमारी 5 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं। तो अगर मैं ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करूं तो उसका फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और इनकी फॉर्मेशन होती है लीवर से। ग्लोबुलिन प्रोटीन को लीवर बनाता है। फिर मैं अगर बात करूं हमारे लास्ट प्रोटीन की, जो हमारा था फिब्रिनोजन। तो हमारा जो फिब्रिनोजन है वो फंक्शन करता है क्लोटिंग में, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जैसे आपको पता होगा कि कभी भी आपको कोई इंजरी होती है तो ये तो नहीं है कि ब्लड आपका बहता ही रहता है, वो विद इन 7 मिनट्स आपका रुक जाता है। तो वो किसकी हेल्प से रुकता है, वो इस फिब्रिनोजन की हेल्प से रुकता है। और जितने भी मैंने आपको ये प्रोटीन बताए हैं, ये सारे के सारे लीवर से बनते हैं। फिब्रिनोजन भी आपका लीवर से बनता है। तो जो ये फिब्रिनोजन है,
तो आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज होगा कि ऐसा क्या है कि ये फिब्रिनोजन वैसे तो ब्लड में प्रेजेंट है, बट वहां पर ये कोई भी क्लोटिंग नहीं कर रहा, बट जैसे ही इंजरी होगी तब ये क्लोटिंग करेगा। इंजरी होने के बाद क्लोट कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बच्चों ये है कि जो फिब्रिनोजन है ये एक तो इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म का मतलब है कि ये अभी जो ब्लड है हमारा उसमें सोल्यूबल है। सोल्यूबल है तो ये कुछ भी अपना एक्शन नहीं करता है, ये उसमें घुल जाता है जो भी अपना ब्लड है। तो इस फिब्रिनोजन को चेंज होना होता है फिब्रिन में, ठीक है। ये जो फिब्रिन है ये एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है, इनसोल्यूबल प्लस एक्टिव फॉर्म। तो ये जो फिब्रिनोजन है ये फिब्रिन में कैसे कन्वर्ट होता है उसकी एक बिल्कुल बहुत अच्छी प्रोसेस है, कैस्केड प्रोसेस, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं आपको क्लोटिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि क्लोटिंग होती कैसे है, ठीक है। तो ये फिब्रिनोजन के बारे में हमने बात की। फिर हम बात करते हैं कि आपकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, और को आपके आयंस रह गए पहले। तो आयंस में आपके पास आपके क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन है। तो ये बाइकार्बोनेट आयन जो है ये काम करते हैं बफर। बफर क्या होता है बच्चों? जो पीएच को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो जो ब्लड की पीएच को मेंटेन रखता है वो हमारे बफर हैं, तो उसका एक्शन करते हैं हमारे ये बाइकार्बोनेट आयन। फिर हम बात करते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमारे आते हैं ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इस ब्लड सेल्स में हमारे फर्स्ट है आरबीसी, सेकंड है हमारे डब्ल्यूबीसी और थर्ड है हमारे पास प्लेटलेट्स। ये आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, बट आज हम इनकी साइंटिफिक क्या बोलते हैं इन्हें वो पढ़ेंगे। साइंटिफिकली हम इन्हें बोलते हैं अरिथ्रोसाइट। अब ये अरिथ्रोसाइट नाम कहां से आया? अरिथ्रो का मतलब होता है रेड, साइट का मतलब होता है सेल। तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं अरिथ्रोसाइट। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूका का मतलब है व्हाइट और साइट का मतलब है सेल, ठीक है। और प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब ये थ्रोम्बोसाइट कहां से आया? थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो आया थ्रोम्बिन से। थ्रोम्बिन बेसिकली क्या होता है कि कुछ भी जो ओक्लूजन होता है ब्लड वेसल्स में, वहां पर थ्रोम्बाई की फॉर्मेशन होती है। जो भी ओक्लूजन है वो एग्जैक्टली कहलाता है अपना थ्रोम्बिन। उसको हम एक कंडीशन आती है थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं। ब्लड वेसल्स में अगर कोई ओक्लूजन हो रहा है तो उसको हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो जो ब्लड जो हमारी प्लेटलेट्स हैं ये एक्ट करती हैं क्लोटिंग में, ठीक है। तो ये क्लोटिंग में एक्ट करती है, इसीलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्लोटिंग में क्या करते हैं, ये ब्लड को ओक्लूड करती हैं एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ इंजरी, ब्लड ओक्लूजन, ताकि ब्लड बाहर ना बहे, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बिन प्लस सेल्स, तो इस तरीके से हमारे प्लेटलेट्स बनते हैं। फिर मैं अगर बात करूं इनके नंबर की, तो जो हमारे आरबीसी हैं उनका नंबर होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, ठीक है। अब ये पर mm क्यूब को आप ml भी लिख सकते हैं, पर ml। इसको कैसे अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो, जैसे ये आपकी एक क्यूब है, ठीक है बच्चों, और इस क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ है 1 mm, हाइट है 1 mm, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी है 1 mm। तो इसलिए ये तीन हो गई ना, तो इसलिए इनका क्यूब हो गया 1 mm क्यूब। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1 ml। तो यहां से आया है ये मिलीमीटर क्यूब। फिर मैं अगर डब्ल्यूबीसी की बात करूं
तो उनका नंबर होता है 6000 to 10,000 पर mm³। फिर मैं अगर प्लेटलेट्स की बात करूं तो जो आपकी प्लेटलेट्स हैं उनका नंबर होता है 1.5 to 3.5 lakhs पर mm³। ठीक है, तो यहाँ पर ये लैक है, लैक का मतलब है जिसमें आपके पास 5 जीरो हैं, और मिलियन का मतलब है 10 लाख। ठीक है तो अब हम चलिए शुरुआत करते हैं आरबीसी से, जो आपके एरिथ्रोसाइट्स हैं। तो जो आपके एरिथ्रोसाइट हैं उनके अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये बाइकनकेव होते हैं शेप में। ठीक है, बाइकनकेव का मतलब है ये हमारा कनकेव हो गया। देखो एक ये याद रखना, कनकेव, कई बच्चों को इसमें दिक्कत आती है कनकेव या फिर कन्वेक्स में याद रखने की, तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, याद रखना कनकेव, केव का मतलब होता है कुछ भी गहराई, जैसे गुफा होती है तो ये गहराई है इस साइड, तो ये कनकेव है। और मैं अगर एक ऐसे ही कनकेव दोबारा से बना दूंगा तो ये बाई कनकेव हो गया। तो हमारे जो आरबीसी हैं वो कुछ इस शेप के होते हैं, अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कुछ इस शेप के होते हैं हमारे आरबीसी। ठीक है, बट स्पीसीज टू स्पीसीज ये वेरी करता है। जो हमारे पास कैमल होता है उसमें ये आरबीसी इलिप्टिकल शेप के होते हैं, ये बाई कनकेव ना होके कैमल में इलिप्टिकल शेप के होते हैं। फिर मैं अगर इसके स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूं, इंटरनली आपको एक अरिथ्रोसाइट देखने को कैसा मिलेगा, तो अरिथ्रोसाइट में एक तो न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, नीदर इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया। ना तो इसमें न्यूक्लियस है ना इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। और आपको जैसे पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो बात ये आती है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो इसको फिर एनर्जी कैसे मिलती है एरिथ्रोसाइट को। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, जिसके कारण एटीपी की फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज, और वहां से फॉर्मेशन होती है हमारे पास एटीपी की प्लस CO2 की। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो होता है ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू एटीपी प्लस CO2। बट यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है, तो हमारे जो आरबीसी होते हैं उनमें हमेशा चलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जैसे आपको पता होगा, जो विदाउट ऑक्सीजन हो, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा कि इसमें ना तो न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि हमारे जो प्यारे प्यारे से आरबीसी हैं उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करना होता है। उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो जो ये इसका फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, उसके लिए इसमें काफी ज्यादा स्पेस होना चाहिए, रूम होना चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा रूम होगा उतनी ज्यादा ये ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। अगर इसमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियस काफी स्पेस ऑक्यूपाई करता है किसी भी सेल का, तो इसलिए इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है, एक हमारी स्पीसीज होती है पोल्ट्री। पोल्ट्री बेसिकली हम जो चिकन होते हैं, हमारे जो हैन हैं उनको बोलते हैं, उनकी जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, ये याद रखना आप। ठीक है, इनकी आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। फिर मैं अगर आरबीसी के लाइफ स्पैन की बात करूं तो आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डेज का। ठीक है,
और इसकी डेथ होती है स्प्लीन में। तो इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, और स्प्लीन को ही रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ये मैं बताऊंगा आपको अभी कि वहीं पे डेथ भी हो रही है और वहीं पे ये बहुत सारे रिजर्वायर भी है, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो अगर मैं आरबीसी की डेथ की बात करूं कि आरबीसी की डेथ होती कैसे है बच्चों, तो आरबीसी की डेथ की बात करते हैं। तो आरबीसी की जो लेंथ होती है वो 7 से 7.5 माइक्रोन होती है, बट जो हमारी स्प्लीन है उसका ल्यूमन होता है ओनली 2 माइक्रोन। तो क्या होता है कि जब भी सर्कुलेशन में ये हमारी ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ये आरबीसी ऐसे फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारी प्यारी सी स्प्लीन है यहाँ पर, और इसके अंदर बहुत छोटी 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 ऐसी कैपिलरीज हैं, और जो उसका ल्यूमन है वो हमारे पास 2 माइक्रोन। तो जब ये लार्ज लार्ज आरबीसी हैं, इनका साइज बड़ा है ना इससे, तो जब ये इससे पास करते हैं तो इनका वियर एंड टीयर होता है। वियर एंड टीयर, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो बार बार डैमेज होती रहती है। तो ये जो मल्टीपल टाइम्स डैमेज होता है, तो ये 120 दिन बाद इनकी लाइसिस हो जाती है। अब वही बात है ना कि कितने दिनों तक ये बेचारी हमारी प्यारी सी आरबीसी दुख सहेगी। तो ये दुख सहते सहते आखिर में 120 दिन पे इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। फिर ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना ग्रेवयार्ड का। ग्रेवयार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान, जहां पर किसी की डेथ होती है, डेथ होने के बाद जहां पर दफनाया जाता है वो है ग्रेवयार्ड। फिर मैं अगर रिजर्वायर की बात करूं कि स्प्लीन रिजर्वायर कैसे है, तो बच्चों क्या होता है कि आरबीसी जब इमेच्योर होते हैं तो उनको बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। जब इनका डायामीटर भी काफी कम होता है और ये आसानी से, जो ये 2 माइक्रोन का ल्यूमन है स्प्लीन का, ये यहाँ पर लॉज हो जाते हैं जाके, और यहाँ पर इनकी मैच्योरेशन होती है, ठीक है। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना ग्रेवयार्ड का और इसका। अगर फिर मैं आपके साथ बात करूं कि आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ से होती है, आरबीसी की फॉर्मेशन, तो आरबीसी की फॉर्मेशन होती है अपनी बोन मैरो से। बोन मैरो आपको पता होगा कि कहाँ होती है। जैसे ये आपकी बोन है, ये अपनी एक प्यारी सी बोन आ गई, ये इसके जो एंड है आगे के प्रोक्सिमल एंड, अगर इस बोन को सीधा करूँ तो ये प्रोक्सिमल एंड हो गया, ये आपका डिस्टल एंड हो गया, इसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस एपिफाइसिस में अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं रेड बोन मैरो हैविंग स्टेम सेल्स। अब आपको पता होगा कि आपने कई बार सुना होगा कि स्टेम सेल्स थेरेपी करवाई, स्टेम सेल से ये बन गया, स्टेम सेल से वो बन गया। तो स्टेम सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, आजकल इनका काफी यूज हो रहा है ट्रीटमेंट में भी। किसी भी डिजीज का अगर कोई क्योर ना मिले ना, तो स्टेम सेल्स को बच्चों आजकल यूज करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं स्टेम सेल्स बेसिकली क्या सेल्स होते हैं, ये एक टाइप के वो सेल्स हैं जो प्लूरिपोटेंट है। प्लूरिपोटेंट का मतलब क्या है? जो फॉर्मेशन कर सकते हैं न्यू सेल की, ठीक है, जो न्यू सेल की जनरेशन करते हैं। तो जो ये रेड बोन मैरो है हमारे पास, इसमें जो ये हमारे पास स्टेम सेल्स हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी की भी, आरबीसी की भी, और प्लेटलेट्स की भी। एक्चुअली यहाँ पर प्लेटलेट्स नहीं बनती, यहाँ पर हमारी बनती है मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स, ये जो मेगा कैरियोसाइट्स हैं, ये ब्रेक हो जाती हैं बहुत सेवरल पार्ट्स में, ब्रेक इन पार्ट्स, और ये फिर फॉर्मेशन करती हैं हमारी प्लेटलेट्स की, ठीक है।
तो अगर मैं बोलना चाहूँ तो प्लेटलेट्स सेल नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, टूटा हुआ एक टुकड़ा है सेल का। तो फिर मैं अगर बात करूं, एक जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि वेयर डज आरबीसी फॉर्मेशन अकर इन बॉडी, तो आप झट से आंसर लिख देंगे बोन मैरो। बट बच्चों इसमें एक ट्विस्ट था, इसमें एक ट्विस्ट ये था कि इसमें ऑप्शंस आपके बोन मैरो था ही नहीं। ठीक है, इसमें ऑप्शन थे आपके लीवर, स्प्लीन और बोन और लंग। तो देखो इसका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जब फीटल लाइफ होती है, ठीक है, जब फीटल लाइफ क्या होती है, जब बच्चा जेस्टेशन में होता है, प्रेगनेंसी में है, इनसाइड वूम्ब है, मदर के यूट्रस में है, तो जो फर्स्ट फ्यू स्टेजेस होती है, जैसे जाइगोट बनता है आपका, वो जाइगोट से मल्टीप्लाई करता रहता है, मल्टीप्लाई करके वो सेल्स बनाता रहता है, गैस मोरुला ब्लास्टुला वगैरह वगैरह। तो उस स्टेज को बोलते हैं कंसेप्टस। ठीक है, तो जब कंसेप्टस की स्टेज होती है, उस टाइम पे जो हमारे आरबीसी बनते हैं वो बनते हैं हमारे यॉर्क सैक और एलेंटोइस से। तो इसमें ज्यादा घबराने की कोई जरूरत नहीं कि ये सर ने क्या बोल दिया, एलेंटोइस और यॉर्क सैक। यॉर्क सैक और एलेंटोइस बस आपकी कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, फीटल मेम्ब्रेन, जो फीटस को कवर करके रखती हैं। तो आपकी एक यॉर्क सैक है, एक एलेंटोइस है, वो फॉर्मेशन करते हैं आरबीसी की। पर मैं अगर दूसरी और आपको मेम्ब्रेन बताना चाहूं फीटस की, तो वो आपके पास है एलेंटोइस, कोरियोन और लास्ट है आपके पास एमनियोन। ठीक है, ये आपकी फीटल मेम्ब्रेन है। बट उसके बाद क्या होता है बच्चों, जैसे कंसेप्टस की स्टेज है ना, ये कुछ दिन तक ही रहती है, फॉर फ्यू डेज। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब बच्चा 1 महीने से 6 महीने की एज में है, ठीक है, उस टाइम आपकी जो लीवर है और जो स्प्लीन है वो फॉर्मेशन करते हैं आरबीसी की। ठीक है, और जब वो 6 मंथ से प्लस हो जाता है, मतलब 6 मंथ टू 9 मंथ की एज पे, तब वहां पर शुरू होती है बोन मैरो से आरबीसी की फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर आरबीसी की फॉर्मेशन बोन मैरो से होती है। और जब फिटस की डिलीवरी हो जाती है, फिटस डिलीवरी होगी, ठीक है, ये हमारे पास, ये हमारा प्यारा सा फिटस आ गया बाहर बॉडी से, और ये काफी खुश है क्योंकि इसकी डिलीवरी हो गई है। तो इस टाइम पे जो आरबीसी की फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो से होगी। ठीक है, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगा, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आरबीसी में प्रेजेंट होता है और यही काम करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। तो जो हीमोग्लोबिन है वो मिलके बना है किससे, हीम प्लस ग्लोबुलिन, ये हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, जो हीम है हमारे पास, यही हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। ठीक है, और ये हीम जो है ये मिलके बना होता है हीम प्लस फेरस। और ये फेरस आपको पता है कि हमारा फेरस क्या होता है, ये एक आयरन की फॉर्म है, और एक फॉर्म होती है हमारे पास फेरिक। ठीक है, कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं बच्चों, जिसमें जो ये हमारा जो Fe2 पॉजिटिव है, ये Fe3 पॉजिटिव में चेंज हो जाता है,
और फिर हमारा जो ब्लड है वो हीमोग्लोबिन ना रह के उसमें मेट हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो एक डिजीज कंडीशन है, वो आपके काम की इतनी है नहीं, बस इन जनरल मैंने बताया आपको। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं एक हीमोग्लोबिन की अमाउंट के बारे में बात करूं तो ये अपना पास होता है 10 से 12 ग्राम पर डीएल। अब ये डीएल क्या है, ये है डेसीलीटर। तो देखो इससे एक चीज समझ में आ रहा है, लीटर कितना होता है हमारे पास, 1000 ml। तो डेसी का मतलब होता है 10वां, 10th। तो 1 लीटर का 10वां पार्ट मतलब 10%। तो 10%, 1000 का 10% कितना होगा, 100 ml। तो इस तरीके से ये 10 से 12 ग्राम जो हीमोग्लोबिन है ये पर 100 ml है। हमने सेल्स पढ़े थे वो पर ml थे या फिर पर mm³ थे, पर ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे पास 100 ml होता है पर 100 ml। हमेशा इसकी यूनिट 100 ml होती है, तो इसको हम डेसीलीटर भी बोलते हैं और 100 ml भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर मैं अगर आऊं हमारे प्यारे WBC पे, तो WBC हमारे क्या है, ल्यूकोसाइट्स। मैंने इनका नंबर आपको पहले ही बता दिया था, 6000 से 10,000 पर mm³। ठीक है, तो हमारे जो WBC है उनका फंक्शन होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करना क्या है कि कुछ भी बाहर से फॉरेन बॉडी आई तो उनके लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म के तरीके से हमारे जो WBC हैं वो एक्शन करते हैं। डिफेंस कैसे, जैसे एक आर्मी बॉर्डर पे करती है ना, एक देश की आर्मी जैसे एक बॉर्डर पे करती है कि दुश्मन अंदर आए तो थाए 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 करके मार देना। ठीक है, उस तरीके से ये WBC भी मारते हैं। तो अगर मैं WBC की टाइप की बात करूं तो हमारे पास इसमें दो टाइप होते हैं, एक है ग्रेनुलोसाइट और दूसरे हैं हमारे ए ग्रेनुलोसाइट। तो देखो बच्चों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट का मतलब है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जिसमें ये ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे वो हमारे पास बन जाएंगे ए ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्रेनुलोसाइट की, तो जो ये हमारे ग्रेनुलोसाइट हैं ये हमारे पास 3 टाइप के हैं, और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ डाई है। ये कौन सी डाई की स्टेन लेते हैं उसके बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन है। तो पहले हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स, दूसरे हैं हमारे पास बेसोफिल्स, और लास्ट है हमारे पास इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स को ही हम एसिडोफिल्स भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो फिर बात करते हैं इनके कलर की, स्ट्रक्चर की, साइज की और इनकी एक्टिविटी की। तो हमारे प्यारे पहले सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का सबसे ज्यादा नंबर होता है, ये होता है 60 to 65%। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स जितने भी WBC हैं उनमें से 60 to 65% होते हैं। और इनका नाम ये न्यूट्रोफिल कैसे पड़ा, क्योंकि ये किसी भी डाई से स्टेन नहीं लेते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल है ये बंदा, ना ये उससे, ना तो ये एसिडिक डाई से स्टेन लेगा ना ये बेसिक डाई से स्टेन लेगा। ठीक है, और फिर मैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये आ गया हमारा प्यारा सा न्यूट्रोफिल, और ये इसके न्यूक्लियस आ गए। ठीक है, ये इसके जो न्यूक्लियस हैं, अगर ये अभी बच्चा है, अभी ये जुवेनाइल है, तो इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 to 3 लॉब्ड होते हैं। बट जैसे ये बड़ा होता है ना, मैच्योर हो जाता है, अडल्ट बन जाता है, तो इसके जो न्यूक्लियस हैं वो डिवाइड होके ऐसे 4 to 5 लॉब्स हो जाते हैं। ठीक है,
तो देखो जैसे बच्चा था जब इसके 2 से 3 लोब थे, और बड़ा हो गया तो इसके 4 से 5 लोब हो गए। तो इस तरीके के सेल्स को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ, पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बनी, PMNL। तो हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं उन्हीं को हम PNML सेल्स भी बोलते हैं। क्यों, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, पोली मतलब काफी तरीके की, मतलब डिफरेंट, मल्टीपल। ठीक है, मॉर्फ का मतलब है मॉर्फोलॉजी, डिफरेंट टाइप की मॉर्फोलॉजी आ रही है ना। और वो मॉर्फोलॉजी किस में आ रही है, न्यूक्लियस में। क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि वो न्यूक्लियस पहले 2 से 3 लोब का था, फिर वो 4 से 5 हो गया। तो मॉर्फोलॉजी में जो चेंज आ रहा है सेल की, इसीलिए इसका नाम पड़ गया पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियस ल्यूकोसाइट्स। ठीक है बच्चों, फिर मैं अगर बात करना चाहूं न्यूट्रोफिल के फंक्शन की, तो इनका फंक्शन होता है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस से आप क्या समझते हैं, फेगो का मतलब होता है किसी भी चीज को खाना। ठीक है, किसी भी सॉलिड चीज को खाना। एक आपके पास पिनोसाइटोसिस भी होता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है सॉरी, तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, लिक्विड को खाना। ठीक है, कोई भी लिक्विड है। तो साइटोसिस का मतलब है सेल, साइट आ गया ना यहाँ पे सेल। तो जो प्रोसेस है फेगो, एक सेल को खाना, सिस का मतलब प्रोसेस। ठीक है, कि एक प्रोसेस हो रही, जैसे आपने फोटोसिंथेसिस भी पढ़ी होगी, उसमें भी सिस आता है पीछे। तो वो किसी भी प्रोसेस को दिखाने को ही हम सिस बोलते हैं। तो जब भी कोई न्यूट्रोफिल एक बैक्टीरिया को खाता है तो उसको बोलते हैं हम फेगोसाइटोसिस। ये हमारा न्यूट्रोफिल है, और इसके पास में ये एक गंदा सा ऐसे बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, ऐसे बड़ा सा मुंह करके और इन्हें खा लेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता बच्चों। पता है क्या होता है, देखो ऐसे ये अपने ऐसे इन्वेजिनेशंस फैलाता है, और जो ये बैक्टीरिया है इसको ये यहाँ से ऐसे एनगल्फ कर लेगा। ठीक है, ये अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है, और फिर ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये इसके अंदर आ गया ना बैक्टीरिया, और फिर ये इसकी लाइसिस करवा देगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ये मार देगा। फिर हम बात करते हैं हमारे बेसोफिल्स की। ठीक है, तो बेसोफिल्स के अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये होते हैं 0.5 to 1%। ठीक है, तो इसका नाम कैसे आया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है बेस, तो इसकी क्या थी, बेसिक डाई थी। और बेसिक डाई कैसा कलर देती है, ब्लू। ठीक है, ये याद रखना, बी से बेस, बी से ब्लू। ठीक है तो मैं इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, तो ये हमारे पास प्यारा सा बेसोफिल आ गया हमारा। तो बेसोफिल्स 2 लोब भी हो सकते हैं, 3 लोब भी हो सकते हैं इसमें, 2 to 3 लोब। ठीक है, ये ऐसे है कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसोफिल है। और अगर मैं इसमें ग्रेन्यूल्स की बात करूं तो ऐसे ब्लू कलर के ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, और ये ग्रेन्यूल्स जो हैं अपने, ये इसके न्यूक्लियस पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, अपना बेसोफिल। ठीक है, ये जो हमारे एसिडोफिल्स हैं उसका चलो मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। तो हमारे पास है इयोसिनोफिल। ठीक है, इयोसिनोफिल का नंबर होता है 2 से 3%। ठीक है, और ये एसिडिक डाई से स्टेन होते हैं। एसिडिक डाई कैसा कलर देती है, अपना पिंक, पिंक या फिर रेड। ठीक है, तो इसके और इसके स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तो ये आ गया हमारा इयोसिनोफिल, और ये आ गया इसके न्यूक्लियस। तो जैसे आपने इसमें देखा कि जो बेसोफिल है उसके 2 से 3 लोब है, पर जो इयोसिनोफिल है उसके हमेशा 2 ही लोब होंगे, मतलब बाइलोब्ड।
और इयोसिनोफिल की एक खास बात ये है कि इसमें जो ये ग्रेन्यूल्स है साइटोप्लाज्म में, ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में है, पर बेसोफिल में ऐसा नहीं था, वो न्यूक्लियस पे भी थे, न्यूक्लियस, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। बट यहाँ पर जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली साइटोप्लाज्म में है, ठीक है। फिर मैं अगर बेसोफिल के फंक्शन की बात करूं, तो बेसोफिल का फंक्शन है टू एक्ट अगेंस्ट एलर्जेंस। तो बच्चों ये एलर्जेंस के अगेंस्ट फंक्शन कैसे करता है, तो जो हमारे बेसोफिल्स हैं, जो हमारे बेसोफिल्स हैं, ये बाद में कुछ टाइम बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं मास्ट सेल में, ठीक है। और ये मास्ट सेल तीन चीजें रिलीज करता है, हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है। तो हिस्टामिन आपकी एक्ट करता है अगेंस्ट एनी एलर्जन। ये हिपैरिन आपका एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या है कि जो ब्लड को जमने से रोकता है ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। और सीरोटोनिन आपका एक न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो ये बेसोफिल के बारे में पढ़ा हमने। फिर हम इयोसिनोफिल को पूरा करते हैं। इयोसिनोफिल के बारे में मैंने जैसे आपको बता दिया कि ये बाइलॉब्ड है, 2 to 3% इसकी नंबर है, ठीक है, और इसका रेड कलर होता है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, तो ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो हैं जो दूसरे की बॉडी पे रहते हैं, दूसरे की, ठीक है। तो हमारे पास इसमें काफी सारे एग्जांपल हैं, जैसे बहुत सारे निमेटोड होते हैं, सिस्टोड होते हैं, ट्रिमेटोड होते हैं, ठीक है। जैसे आपने टेपवर्म पढ़े होंगे ना, वो टेपवर्म आपके सिस्टोड होते हैं, ठीक है। वो अपने जब भी एक पैरासाइट का इन्फेक्शन होगा, तो जो इयोसिनोफिल है इनका नंबर बढ़ जाएगा और ये हो जाएंगे इयोसिनोफिलिया। फिलिया का मतलब है नंबर बढ़ जाना। ऐसे ही जब बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाएगा बॉडी में, काफी ज्यादा बैक्टीरिया का नंबर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया। क्यों? मैंने जैसे आपको बताया था ना कि फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारे पास न्यूट्रोफिल्स आते हैं और वो फेगोसाइटोसिस करते हैं। तो जब भी फेगोसाइटोसिस होगी बैक्टीरिया की, तो वहां पर न्यूट्रोफिल्स का नंबर बढ़ जाएगा और उसे बोलेंगे न्यूट्रोफिलिया। और ऐसे ही जब एलर्जी होगी, ठीक है, वहां पर बेसोफिल्स का नंबर बढ़ जाएगा और उसे बोलेंगे बेसोफिलिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रेनुलोसाइट्स पूरे हो गए। फिर हम बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, ए ग्रेनुलोसाइट क्यों है? क्योंकि उनमें ग्रेन्यूल्स उनके साइटोप्लाज्म में एब्सेंट है। तो ये हमारे पास दो टाइप के हैं, एक है मोनोसाइट और दूसरे हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो जो मोनोसाइट है, नाम से ही पता चल रहा है, मोनो मतलब एक, साइट मतलब सेल, तो जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस है, ठीक है, वो है अपने मोनोसाइट। तो मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ मोनोसाइट का, ये अपना बहुत बड़ा मोनोसाइट आ गया और इसमें कुछ ऐसा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसके न्यूक्लियस की पिक्यूलियर फीचर है, इसलिए इसको किडनी शेप न्यूक्लियस भी बोलते हैं, किडनी शेप या फिर बीन शेप, ठीक है। आपकी जो बीन होती है वो भी ऐसे ही होती है ना, राजमा या फिर फ्रेंच बीन्स के आपने सीड्स देखे होंगे, तो वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं, या फिर इनको बोलते हैं हॉर्स शू शेप,
ठीक है। तो ये हॉर्स शू शेप कैसे हुआ, देखो जैसे आपने देखा होगा कि जो घोड़े के पैर में एक नाड़ लगती है। आई डोंट नो कि आपको नाड़ समझ में आता है कि नहीं, बस आप ये समझ लिए कि हॉर्स शू होता है एक, जो हॉर्स के हूफ में लगता है। ये आयरन का बना होता है, ठीक है। और ये हॉर्स के पैर में लगता है ताकि जब भी हॉर्स रेस करे या फिर रन करे तो स्लिप ना हो, ठीक है। ये काम होता है एक हॉर्स शू का, ठीक है। तो फिर मैं अगर मोनोसाइट के फंक्शन की बात करूं, तो जब ये मोनोसाइट ब्लड वेसल्स को छोड़ के, ठीक है, टिश्यूज में चले जाते हैं, तो इनका नाम चेंज हो जाता है और ये बन जाते हैं मैक्रोफेज। मैक्रोफेज का मतलब है बड़े, जो बड़े हैं, और फेज मतलब खाने वाले। इनका भी फंक्शन फेगोसाइटोसिस ही है, ठीक है। बट बात ये है कि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स थे वो भी तो फेगोसाइटोसिस कर रहे थे ना। तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं और जो ये मैक्रोफेजेस हैं, इनके जो फंक्शन उसमें डिफरेंस क्या हुआ, तो इसमें डिफरेंस ये हुआ कि जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है ना वो काफी छोटे होते हैं। तो वो जैसे एक बैक्टीरिया को खा लिया, चलो भाई मैंने इसको खा लिया, इसकी लाइसिस करवा दी। बट बैक्टीरिया तो जैसे बहुत सारे हैं, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, और ये एक बेचारा सा न्यूट्रोफिल है, तो ये कितनों को खाएगा। तो वहां पर ये एक्शन करते हैं अपने प्यारे मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये एक हमारा मैक्रोफेज है और यहाँ पर ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो इनको एक साथ खा जाता है ये, ठीक है, एक साथ इनके लाइसिस करवा देता है। तो इससे ये जो मैक्रोफेज की फेगोसाइटोसिस है और जो ये न्यूट्रोफिल की फेगोसाइटोसिस है, इसमें ये डिफरेंस है कि ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स को जो भी पैथोजन है उनको इकट्ठे खा सकता है, बट जो न्यूट्रोफिल्स है वो ऐसे नहीं खा सकता, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स की। ओह अच्छा, मैं मोनोसाइट्स का नंबर बताना आपको भूल गया, इसकी नंबर होता है 6 to 8%, ठीक है। फिर हम अपने लिम्फोसाइट्स की बात करेंगे। लिम्फोसाइट्स में हमारे दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो होते हैं बी सेल्स, एक होते हैं हमारे टी सेल्स, ठीक है। तो बी सेल्स हमारे बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं प्लाज्मा सेल्स में, और ये प्रोडक्शन करते हैं एंटीबॉडीज की, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। और ये एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करके हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, इम्यूनिटी, ठीक है। तो जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं ये हमारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट पैथोजन। तो लिम्फोसाइट्स का नंबर मेनली बढ़ता है जब वायरल इंफेक्शन है, चाहे तो वायरल इंफेक्शन या फिर क्रोनिक कोई इंफेक्शन है, ठीक है। और मैं अगर लिम्फोसाइट्स के नंबर की बात करूं तो ये होते हैं 20 to 25%, ये इनका टोटल नंबर होता है, ठीक है। और टी सेल्स को हेल्पर टी सेल्स भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये बी सेल्स के साथ हेल्प करके एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम प्लेटलेट्स के बारे में और आगे क्लोटिंग फैक्टर के बारे में बाद में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। आज आपके पास मैंने WBC तक पढ़ा दिया है और मैं आशा करता हूँ कि आप ये पढ़ेंगे। एक मिनट, मैं ये लिम्फोसाइट के आपको एक स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। ये अपना प्यारा सा एक लिम्फोसाइट है और ये इसके अंदर ये एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये पास पास में साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म वो काफी कम है, बट जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा है इसका। तो इसको अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये रिंग शेप दिखता है, रिंग शेप, कि बहुत बड़ा न्यूक्लियस है विद डेंस साइटोप्लाज्म। और इसका ये ऐसे वेसिकुलर टाइप का न्यूक्लियस होता है, ऐसे भरा हुआ होता है, ऐसे बहुत सारे मटेरियल से, ठीक है। तो ये हमने बात की अपने WBC के बारे में, मैंने पहले आपको RBC के बारे में बताया और उससे पहले मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बताया, ठीक है। तो अ, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सब कुछ क्लियर है।
और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हम प्लेटलेट्स कल करेंगे।